सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेनीथ द स्कोरबोर्ड में। और आज हम आपके आगे स्वागत करते हैं आप लोगों का फर्स्ट इंडिया टी20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के रिव्यू के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या की टेकअवेज रहे हमारे पहले मैच से इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। तो आज हमारे साथ है शशांक जी। तो हम आज का रिव्यू शुरू करते हैं। हेलो पीयूष। तो कल का मैच मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस रही इंडियन टीम की तरफ से। मतलब जो जो बॉक्सेस वो सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड कप से पहले टिक कर रहे हैं, मोस्टली बॉक्सेस टिक किए, बैरिंग वन और टू इंसिडेंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन टीम से। आपको क्या लगता है कि इंडियन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या कैसी रही परफॉर्मेंस? बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट रही इंडिया की बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, ऊपर से अभिषेक शर्मा ने जिस हिसाब से ताबड़तोड़ शुरुआत दी इंडियन टीम को, एक बिल्कुल लॉन्च पैड तैयार करके दे दिया था हमारे फिनिशर्स के लिए, जहां पर आके हार्दिक पांड्या और नीचे रिंकू सिंह ने बखूबी फिनिश किया। और रिंकू सिंह ने हमारे को दिखाया अगेन एंड अगेन कि क्यों वो टीम में एक फिनिशर की जगह डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, एक तो हम फिनिशर काफ़ी टाइम से लैग कर रहे थे क्योंकि हम हार्दिक पांड्या पे ओवर डिपेंडेंट थे। हार्दिक पांड्या अगर किसी मैच में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हम उस मैच में थोड़ा-सा पीछे रह जाते थे। तो एक तो वो रहा, दूसरा जो था मुझे लगता है कि इंटेंट, तो इंटेंट क्लियर कट दिखा। जिस इंटेंट की कभी रोहित शर्मा बात करते थे कि हाँ, हमारे को इंटेंट की कमी है, वो इंटेंट प्रॉपर दिखा फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल द लास्ट बॉल। ठीक है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बैट्समैन डेली हर मैच में परफॉर्म करेगा, लेकिन टीम का एक गोल था, उसके साथ गोल के साथ आप सारी की सारी बैटिंग लाइनअप अलाइंड थी। वो पहली बॉल से लगा और जब कोई विकेट गिर रही थी उसके बाद भी अगर कोई नया बैट्समैन आ रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई अब जो रन रेट है थोड़ा सा पीछे जा रहा है। हालांकि ईशान किशन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इनसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी या जो था जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 4 मैचेस और हैं और ठीक है, हर बंदा हर टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाता है। ईशान किशन अच्छी परफॉर्म से आ रहे हैं, संजू सैमसन ने भी पीछे अच्छा परफॉर्म किया है और शिवम दुबे भी मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे चलते हुए। तो ओवरऑल एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस थी। सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी कि इंटेंट था, एक टीम वर्क दिखा बैटिंग लाइनअप में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी और मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। ये भी नहीं था कि स्लॉग। अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जिस टाइम वो 84 पे थे उस टाइम भी वो इंटेंट के साथ खेल रहे थे। ही कुड हैव इजीली गॉन फॉर हिज सेंचुरी। तो वो सेंचुरी के लिए नहीं खेले, वो टीम के देखा कि टीम का रन रेट कहीं ना कहीं डाउन ना हो। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल। और इसी के साथ बॉलिंग की भी बात करेंगे कि ड्यू में इंडिया ने बॉलिंग करी, क्योंकि जब से वर्ल्ड कप हमें पता है इंडिया में होने वाला है, और ड्यू एक मेजर फैक्टर रहेगा हमारे सभी मैचेस में। क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है उसमें मेन हमारा वरुण चक्रवर्ती जो की रोल यू प्ले करेंगे हमारे लाइनअप में, बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे बुमराह और ऋषिदीप के साथ। तो जैसे उन्होंने इस मैच में बॉलिंग करी, विकेट में ज्यादा परचेज नहीं था स्पिनर्स के लिए, फिर भी उन्होंने जिस हिसाब से कंटेन करने के साथ साथ विकेट्स भी ली। चाहे ग्लेन फिलिप्स ने उनको 2 6 लगाए थे स्ट्रेट ग्राउंड द ग्राउंड, पर उसके अलावा उनको कोई बैट्समैन लाइनअप नहीं कर पाया। तो वो भी मैं एक प्लस पॉइंट समझूंगा आज के मैच से इंडिया के लिए। बिल्कुल, देखिए वरुण चक्रवर्ती ने जब से कमबैक किया है, वो फर्स्ट उनकी एंट्री इंडियन टीम में, उसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जब से कमबैक किया है तो ही हैज़ बीन अ फोर्स टू रेकन विद। तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देख लीजिए उनकी, या पिछले कभी किसी भी बायलैटरल सीरीज की परफॉर्मेंस देख लीजिए। वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म करते हैं और कल अब बॉलिंग लाइनअप हमारी सब अच्छा परफॉर्मेंस था। हाँ, एक इंजरी स्केयर जरूर है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल थोड़ा सा उतनी लय में भी नहीं दिखे बॉलिंग में। तो मुझे लगता है कि एक वो थोड़ा-सा बॉक्स हम टिक करना अभी अगले 4 मैचों में चाहेंगे कि अक्षर पटेल थोड़ा-सा और अच्छा परफॉर्मेंस करे। बाकी ओवरऑल बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैच कल मतलब मैच अगर देखा जाए तो मोस्टली हमने 9 आउट आउट ऑफ 10 बॉक्सेस टिक किए हैं कल मैच में। और अगर मैं एक चीज और बात करूं इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में, तो हमने देखा आज इंडिया की प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह और शिवम दुबे, या तो किसी मैच में रिंकू सिंह खेलते थे या किसी मैच में शिवम दुबे खेलते थे। और हमने आज के मैच में देखा रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों खेले, और सरप्राइजिंगली अर्शदीप भी प्लेइंग 11 का पार्ट रहे। तो क्या यही टीम आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ प्लेयर्स को मैच टाइम के लिए ये प्लेइंग 11 खिलाई, या इसी फॉर्मूले के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ना चाहेगी वर्ल्ड कप में? देखिए, कॉम्बिनेशन मोर और लेस मेरे हिसाब से सेम रहना चाहिए, बट मैं इसमें तिलक वर्मा को देखना चाहूंगा इन प्लेस ऑफ आइदर ईशान किशन, इफ
he is not able to do that much well exceptionally, और इन प्लेस ऑफ शिवम दुबे। बट शिवम दुबे की मुझे नहीं लगता कि जगह बनेगी, क्योंकि शिवम दुबे आपको 2-3 ओवर 4 ओवर भी निकाल के देते हैं ट्रिकी हुँ, पिचेस पे, ट्रिकी सिचुएशंस पे। तो ईशन किशन की जगह मैं देखता हूं कि शायद तिलक वर्मा, देखिए तिलक वर्मा को आप अगर वो फिट है तो आप 11 से बाहर नहीं रख सकते। ईशन, नथिंग अगेंस्ट ईशन किशन, बट 3 ओपनर्स आप लेके नहीं खेलेंगे, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन लेके खेलेंगे, 2 विकेट कीपर है तो ईशन किशन सेकंड विकेट कीपर है हमारे। तो कहीं ना कहीं अगर हमें किसी एक को निकालना है तो वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहते हैं जिसे, तो हमें ईशन किशन को इस 11 में से ड्रॉप करके तिलक वर्मा को मैं इस टीम में देखता हूँ। बाकी नहीं मुझे लगता कि इसमें कोई चेंज होना होगा। बिल्कुल और और ऊपर से कोई पिच अगर जिसमें हम शायद दिन में खेल रहे हैं या स्पिन ज्यादा अच्छी ले रही है, तो उसमें मैं देखता हूं कि कुलदीप और वरुण दोनों खेल के, दो हम पेसर्स के साथ खेले और उसमें हम शिवम दुबे को ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल और यहाँ पर अगर हम इंजरी कंसर्न की बात करें इंडिया के लिए, तो जैसे हमने पता है वोशी बाहर हैं, अगर वो किसी तरह से फिट नहीं हो पाते टाइमली वर्ल्ड कप के लिए, तो उनकी जो रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए थे रवि बिश्नोई, तो क्या आप रवि बिश्नोई को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आते देखते हैं या आपको लगता है किसी और का बनता है आना? देखिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ रिप्लेसमेंट फॉर द नेम से की गई है। अगर मैं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखूं तो कहीं ना कहीं अनुकुल रॉय को देखूंगा या कृणाल पांड्या को देखूंगा मैं। हालांकि अभी इंटरनेशनल सेटअप से अनुकुल रॉय ने तो अभी डेब्यू नहीं किया और कृणाल पांड्या को लास्ट मैच के लिए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखें, थोड़ी सी बैटिंग चाहिए हमें, एक ऑलराउंडर को देख रहे हैं। और अनुकल रॉय कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक नए खिलाड़ी है, वो डोमेस्टिक सर्किट पे परफॉर्म करते आए हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं। कुणाल पांड्या आईपीएल आईपीएल इतने साल से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे को रिप्लेसमेंट करनी ही पड़ी, ठीक है, तो या तो अनुकूल रॉय या कृणाल पांड्या को मैं देखता हूँ इस जगह। तो जैसे कि मैं देख रहा था इंटरनेट पे बहुत आवाज उठ रही है शशांक सिंह के लिए, तो क्या आपको हम्म। लगता है शशांक सिंह एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, सरप्राइज एंट्री डाल सकते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने 2 आईपीएल सीजन में परफॉर्म किया है, और वो थोड़ी बॉलिंग भी देख शिवम दुबे की तरह हैंडी बॉलिंग भी दे सकते हैं? देखिए मैं शशांक सिंह को, देखिए शशांक सिंह देख लीजिए आप, रमनदीप सिंह को देख लीजिए, ठीक है, वो मोर और लेस एक ही तरह के प्लेयर है। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना मेजर सरप्राइज पैकेज नहीं देख रहा हूँ कि हमारे, क्योंकि मोर और लेस हमारे फर्स्ट 11 या 12 प्लेयर्स ऑल फिक्स हो चुके हैं कि कौन खेलेगा। इवन आप देखिए श्रेयस अय्यर अगर 15 का हिस्सा है इस सीरीज में, तो वो 11 में नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। राइट। आप श्रेयस अय्यर को बाहर नहीं रखते अगर वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा होता या वर्ल्ड कप बिल्कुल सिर पे नहीं खड़ा होता तो अभी मैं कोई मेजर सरप्राइज नहीं देख रहा हूँ। और न्यूजीलैंड का केट की टी कवेज रहे होंगे इस मैच से, आपको क्या लगता है उनकी तरफ से क्या बिग अप देखिए मैं प्लस आपके पॉइंट? बीच में एक बात काटना चाहूंगा इसमें। एक पॉइंट रह गया जिसपे हम डिस्कस नहीं किया हमने, इंडिया की फील्डिंग। हम्म। देखिए इंडिया की फील्डिंग में सबसे पहली बात जो अच्छी बात थी, इंटेंसिटी बहुत हाई थी, टीम वर्क दिख रहा था कि वो जो मतलब काफी टाइम से लैग कर रहा था कि प्लेयर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को बैकअप कर रहे थे, एक स्पिरिट दिख रही थी टीम में, जिसे देख के अच्छा लगता है। जब हम फील्डिंग देखते हैं टीवी पे या ग्राउंड में तो अच्छा लगता है। एक दो चांसेस हमने मिस किए, और जब ड्यू हो बड़े मैचेस में, उसके बाद बॉल बिल्कुल बैट पे अच्छे से आ रहा हो, तो ये चांसेस बहुत भारी पड़ जाते हैं। कल स्कोर अच्छा था और शुरू में 2 विकेट्स आ गए थे, वो महंगे नहीं पड़े हमें। एक जो रिंकू सिंह ही हैज बीन एक्सेप्शनल फील्डर, ही मतलब ही इज अ वेरी गुड फील्डर, और कल उनसे वो एक कैच छूटा, ईशन किशन से जो कैच छूटा, और संजू सैमसन ने एक रन आउट मिस किया। और आप जब ग्लव्स के साथ खड़े हैं तो मतलब उस चीज के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो थ्रो ओवर द स्टंप्स आया, ऐसा भी नहीं था कि थ्रो कोई वेवर्ड था। तो वो जो थोड़े थोड़े ब्लेमिशेस हैं हमारी फील्डिंग में, उसको कवर अप करना और टाइमली कवर अप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि फील्डिंग्स जो है वो बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैच में बहुत बड़ा हमारे को इंडिया को थ्रेट देती है। हम पहले भी देखते हैं 2016 का वर्ल्ड कप, फिर 2019 के वर्ल्ड कप में भी। देखिए आप, हम वो याद कर रहे हैं 2016 और 2019 जो हम फील्डिंग के कारण हारे हैं, बट आप लास्ट वर्ल्ड कप देखो, हम फील्डिंग के कारण ही जीते हैं। वही। सूर्य कुमार यादव का वो कैच अगर आप याद करें, हम्म। अगर वो कैच वहां नहीं पकड़ा गया था, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया था।
तो फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग जितना ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, फील्डिंग आपको वो मैच याद होगा जो आप बात कर रहे हैं, लंदन सिमंस के हमने 2-3 कैच छोड़े थे उस करेक्ट। इनिंग्स में, ठीक है, और हम बाहर हो गए थे। तो आप वो भी याद कीजिए जो हम सिर्फ फील्डिंग के कारण नहीं जीते, और मुझे लगता है कि वो जो सूर्य कुमार यादव का कैच था, मतलब दैट ब्रॉट वर्ल्ड कप होम। नहीं तो मैच निकल गया था, वो केवल दैट वाज अ गेम ऑफ इंचेस। तो फील्डिंग पे थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है, इंटेंसिटी इज देयर, ग्राउंड फील्डिंग वाज वेरी गुड, बारिंग 2-3 ब्लेमिशेस, वो हमें थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है कि हो सकता है गेंद गीला हो, थोड़ा सा हाथ से फिसल रहा हो, या फिर प्रेशर सिचुएशन हो, बट इस स्टेज पे कोई भी इस इन इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2020 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि ये ब्लेमिशेस हमारे को फिर हॉन्ट करें आगे जाके। राइट, राइट। तो चलिए इसी के साथ न्यूजीलैंड पे आते हैं कि न्यूजीलैंड की बैटिंग और फील्डिंग में से क्या हम की टेकअवेज लेंगे। न्यूजीलैंड, एक जो चीज मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, देखिए बैटिंग, उनकी बैटिंग अच्छी रही, स्कोर अराउंड 200 उन्होंने किया, दो अर्ली विकेट्स खोने के बावजूद भी। और ग्लेन फिलिप्स जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, ठीक डिसेंट सी एक फॉर्म थी, तो उनको एक गेम टाइम मिला, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड विल बी हैप्पी, मोर और लेस हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। तो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फील्डिंग न्यूजीलैंड ने बिलो पार की, न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी नीचे थी फील्डिंग, और कई राइट। मिसफील्ड्स हुए। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड को वो रीवर्क करने की जरूरत है, और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि फील्डिंग में वो आपको हो सकता है कि एक ही मैच में बिल्कुल टर्न अराउंड कर दे। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग जेकब डफी वाज एक्सेप्शनल, और इस पिच पे जब सारे प्लेयर्स 9.5 10, और इवन की डेरिल मिचेल को देखिए आप, 20 की रन रेट से रन दिए हैं, एक ओवर में 21 रन दिए। तो और जो डफी ने रन दिए, नंबर 1 T20 बॉलर है, तो उन्होंने प्रूव किया कि क्यों वो नंबर 1 T20 बॉलर है। वही यही एक बड़ा बड़ा डिस्कशन पॉइंट था आईपीएल ऑक्शन के टाइम पे भी कि वर्ल्ड का नंबर 1 टी20 बॉलर आरसीबी को सिर्फ बेस प्राइस में मिल गया। वहीं दूसरे बॉलर्स के लिए बड़ी बड़ी बोली लगी। बिल्कुल, आईपीएल आपको कई बार सरप्राइज पैकेजेस देती है कि आपको बहुत बड़े प्लेयर्स आपको बिल्कुल बेस रेट पे मिल जाते हैं, और जिन प्लेयर्स का किसी ने नाम नहीं सुना होता वो बहुत महंगे महंगे जाते हैं। तो ये आई थिंक कि वो ही एक स्टील डील रही है आरसीबी के लिए कि जेकब डफी को उनको बेस प्राइस पे मिल गए हैं। और मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने एक जो चीज थोड़ी सी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को इंप्रूव करनी चाहिए या रीथिंक करनी चाहिए, डेरिल मिचेल का बैटिंग ऑर्डर। जो बैटिंग राइट। पोजीशन डेरिल मिचेल की थी, डेरिल मिचेल नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, और ऊपर से जो जिस रेन ऑफ फॉर्म से वो आ रहे हैं, तो उसके बाद वो 5वें 6ठे नंबर पे आए, जब तक आधा मैच खत्म हो चुका हो उसके बाद वो कुछ कर ना पाए, तो मतलब बहुत लेट आ रहे हैं डेरिल मिचेल। आई वुड लाइक हिम टू सी एट नंबर 3 और मैक्सिमम एट नंबर 4। तो डेरिल मिचेल के उसका कैलिबर का खिलाड़ी इतनी नीचे खेलता हुआ 2020 में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा नीचे है उनके उसके स्ट्रेचर के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स, क्योंकि वो मैच को साथ लेके भी चल सकते हैं, स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं, और किसी भी टाइम पे अगर टेम्पो गेम का बढ़ाना है तो डेरिल मिचेल बहुत इजीली वो टेम्पो बढ़ा सकते हैं। राइट। तो ये हमारे की टेकअवेज रहे फिर आज के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टी20 में। तो साथ में हम बात करते हैं जो बहुत ही गर्म मामला चल रहा है आज की डेट में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो आईसीसी के साथ चल रहा है, वो क्या उसके पे अपडेट है। देखिए, बांग्लादेश की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, जो अपडेट्स मिल रहे हैं, उसमें ये है कि शायद बांग्लादेश बॉयकॉट करने की सोच रहा है। वो कह रहा है कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और इस कारण और आईसीसी ने जो उनको अल्टीमेटम दिया है 24 आवर्स का, दे आर प्लानिंग टू गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर दिस, कि भाई आईसीसी के खिलाफ आर्बिट्रेशन मुकदमा में के लिए जा रहे हैं, कि और दे आर वेरी क्लियर कि हाँ हम उस पे नहीं आएंगे, इंडिया में हम 2020 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इसके साथ साथ एक और अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान बोर्ड भी उसमें प्लानिंग कर रहा है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करें, एंड इफ आईसीसी डजंट अलाउ बांग्लादेश टू प्ले इट्स मैचेस इन ईदर श्रीलंका और पाकिस्तान, देन पाकिस्तान में बैक डाउन फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो।
क्योंकि जो 16 मेंबर्स के वोटिंग्स आई थी वो 14:2 में आई थी, और जहां बांग्लादेश प्रेफर कर रहा था कि वो श्रीलंका में खेले, तो वहां श्रीलंका ने भी उनके अगेंस्ट वोटिंग करी थी। तो बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर है कि कोई भी देखिए उनके सपोर्ट में नहीं है। मतलब मुझे हाँ, मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश अगर ये जस्ट ये एक ईगो टसल है। बांग्लादेश का अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलने इंडिया आ रहे थे और उन्होंने अपना वॉलंटरली नाम आईपीएल ड्राफ्ट में दिया था, तो तब तक उन और कई प्लेयर्स ने बांग्लादेश के लिए आईपीएल ड्राफ्ट में वो अप्लाई किया था, जो कि बाद में सेलेक्ट नहीं हो पाए, किसी ने परचेज नहीं किया। हम्म, तो तब सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था उनको, वो केवल ये है कि मुस्तफिजुर रहमान को अगर बीसीसीआई ने या आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने वो निकाल दिया, तो उस कारण वो एक ईगो टसल है, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, जिसको आईसीसी भी समझ रहा है या बाकी गवर्निंग मेंबर्स भी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो भी समझ रहे हैं। तो ये केवल एक ईगो टसल है, और पाकिस्तान भी वो उस चीज का मौके को भुना रहा है इस चीज पे। तो मुझे लगता है और कुछ नहीं है, ये एक ईगो टसल है। इसीलिए स्कॉटलैंड भी अपने बैग्स पैक करके बैठी होगी, उनको भी इंतजार होगा बांग्लादेश के डिसीजन का कि अगर हाँ बांग्लादेश देखिए, बैक ऑफ करे। समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। हाँ, समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। तो स्कॉटलैंड सोच रही होगी वो जो फाइनल हम हार गए थे लास्ट में, ठीक है, तो वो अब हमारे को मौका मिला है कि उसको कवर अप करने के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि हाँ, अगर कोई टीम आए, मतलब फुल जील के साथ आए, फुल एंथुजियाज्म के साथ आए, और ठीक है, और हमारे देश में आ रहे हैं, दे आर आवर गेस्ट। ठीक है, वी वर रेडी टू वेलकम बांग्लादेश ऑल्सो, एंड इफ बांग्लादेश इज नॉट कमिंग देन वी आर रेडी टू वेलकम स्कॉटलैंड ऑल्सो। तो यही था आज की हमारी वीडियो का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सम अप और बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ की। जो भी इसके ऊपर फ्रेश अपडेट रहेगा, आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। हम इसी चैनल पे आपको अपडेट देंगे कि फाइनल अपडेट क्या रहा, कौन सी टीम कौन से ग्रुप में आई, स्कॉटलैंड आई या बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया आना। तो यही था आज का हमारा वीडियो, इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सबका, और आपके जो भी सजेशंस होंगे हमारे कमेंट सेक्शन में आपका बिल्कुल वेलकम है। एनी थैंक यू। थैंक यू।